अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेमेस्टर फीस, देन हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो मेजर सब्जेक्ट्स जो हम इंजीनियरिंग के अंदर एनईडी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जॉब्स के हवाले से, स्कोप के हवाले से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैं मेजर सब्जेक्ट्स डिस्कस करूँगा, उसका बेसिकली रीज़न सिर्फ ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है जो कि जॉब से रिलेटेड है। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको 100% इंशाल्लाह एडवांटेज होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेमेस्टर फ़ी, आपको अराउंड 21,000, 23,000 या 25, 28 इस तरह से कुछ अप्रॉक्सीमेशन आप कर सकते हैं कि 21 से 28 तक की रेंज आपकी होनी चाहिए। हर सेमेस्टर की सेमेस्टर फ़ी जो होगी वो डिफरेंट होगी। इसका रीज़न ये है कि आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट जब ज़्यादा होंगे तो आपकी सेमेस्टर फ़ीस ज़्यादा होगी। लेकिन जब नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आपके कम होंगे तो आपकी सेमेस्टर फ़ीस ऑब्वियसली कम होगी। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं। इस चीज़ को डिस्कस करने का एक रीज़न है जो कि आपको 2 से 3 मिनट बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सही है? तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग और थर्मोडायनामिक्स वगैरह को हम डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम हीट एनर्जी और वर्क की जो है इफ़ेक्ट है सिस्टम पर, उस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में हम इंजन्स का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ते हैं और रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नट वेपर साइकिल, इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं। रैंकाइन साइकिल बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको वो देती है, यानी आपको थोड़ा बहुत उसमें भी डिटेल में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो और क्या-क्या स्टेप्स हैं और क्या-क्या इक्विपमेंट्स वो यूज़ होते हैं, लाइक टरबाइन्स, बॉयलर, कंडेंसर, कंप्रेसर, सही है, हीट एक्सचेंजर, इन तमाम चीज़ों का यूज़ होता है यहाँ पर। अच्छा, इनका मेन रीज़न क्या है? इनको पढ़ने का मेन रीज़न ये है, पर्पज़ ये होता है एज़ अ इंजीनियर कि आपका इक्विपमेंट या आपकी मशीनरी कितनी एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं आपकी मशीनरी की वजह से। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100% आपको फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको 60% जो है वो रिज़ल्ट ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब आपका 40% जो है वो वेस्ट हो रहा है, यानी एनर्जी लॉसेस की वजह से हो रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप इन एनर्जी लॉसेस को रिड्यूस करो और अपनी एफिशिएंसी को, अपने इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करो। तो ये थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हमें यही स्किल्स जो हैं वो डेवलप की जा रही होती हैं कि हम एनर्जी लॉसेस को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इसमें हम नोज़ल, डिफ्यूज़र और इस तरह की चीज़ों को भी पढ़ते हैं। बाकी अगर इसके बाद मैं बात करूँ तो हम इंटरनल कम्बशन इंजन को पढ़ते हैं। इंटरनल कम्बशन इंजन का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जो है हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं इंजन्स के बारे में। तो इंटरनल कम्बशन इंजन में हम इंजन की कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा, इंटरनल कम्बशन इंजन में हम इंजन से रिलेटेड बात करते हैं, यानी आपका इंजन किस साइकिल पे वर्क करता है, आपका इंजन 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक और हर चीज़ को, आपके इंजन्स के पार्ट्स की वर्किंग और किस पार्ट को किस जगह ऑपरेट, उसको वर्किंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है। और इसके अलावा मेन पर्पस जो हमारा होता है कि फॉर एग्जांपल हम अपने इंजन को अगर अपडेट करते हैं, यानी थर्मोडायनामिक्स की अगर प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके हम इसके एनर्जी लॉसेस को रिड्यूस करते हैं और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी पावर कितनी ऑप्टेन होगी एट द क्रैंक शाफ्ट पे, हमें कितनी पावर आउटपुट मिलेगी। और फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यूल जो है वो ऐड कर रहे हैं, यानी पेट्रोल, जो कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, पेट्रोल हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंजन को, तो हमें कितनी पावर आउटपुट मिलेगी, हम इंजन की साइकिल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं या इंजन की कितनी वेरिएशन कर सकते हैं, फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो कितनी रखनी है एयर के साथ। इसके अलावा कार्बोरेटर की वर्किंग और डिस्कस कर रहे होते हैं। मेन पर्पस हमारा इसमें भी यही होता है कि हम इंजन्स के लॉसेस को या इंजन की स्टडी इसी वजह से करते हैं कि हम इंजन्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं बेसिकली, या इंजन्स के पार्ट का फंक्शन या वर्किंग क्या है। अच्छा, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक पर्पस या बेसिक फंक्शन ये होता है कि आप उसमें फ्लूइड मशीनरी के बारे में पढ़ रहे होते हो कि फ्लूइड जो होता है वो आपकी लिक्विड प्लस गैसेस होती हैं। तो आपका फ्लूइड जो है वो मशीनरी के अंदर किस तरह से बिहेव कर रहा है, या उसकी फ्लो कैसा है, स्ट्रीम लाइंस कैसी है उसकी। इसके अलावा आप उसकी आपको वो अगर आप फ्लूइड यूज़ कर रहे हो एक मशीनरी में, तो आपको कितना वर्क, क्या चीज़ें गेट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को भी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज़ें कुछ डिस्कस करने का मेन मकसद सिर्फ ये था
कि मैं आप लोगों को जॉब्स के बारे में थोड़ा-सा अच्छा क्यों? अगर मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि जो मैंने अभी तक सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं वो सिर्फ़ इ इनके अलावा भी और भी मेन सब्जेक्ट्स हैं जो मैकेनिकल में लाइक स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ईएमडी, प्रोडक्ट ये 2 से 3 डिस्कस करने का मेन रीज़न ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक इतनी बड़ी फ़ील्ड है कि इसमें सिर्फ़ कुछ स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स को हम स्टडी नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी डोमेन्स हैं जो कि आप उस डोमेन के अंदर अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पर जॉब कर सकते हो। यानी जॉब की वजह से मैंने इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिस्कस किया। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज़ किया और उसका इंटरेस्ट है इंजन्स की तरफ या व्हीकल्स की तरफ। तो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मशीनरी को भी पढ़ा। आपने इंजन्स के बारे में भी स्टडी की, आपने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा, प्रोडक्शन भी पढ़ी, आप इक्विपमेंट कैसे तैयार कर सकते हो प्रोडक्शन में, ईएमडी, हर बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, तो आपके पास बहुत सारी डोमेन्स हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप उस ऑप्शन में को चूज़ करो और उस ऑप्शन में आप क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी जॉब को गेट कर सकते हो। सही समझ में आ गया होगा आपको। आई होप कि आपको इस चीज़ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो है वो आपकी क्लियर हुई होगी। अच्छा, अगर मैं ऑटोमोटिव की बात करूँ ना, तो ऑटोमोटिव को कंपेयर करूँ मैकेनिकल से, तो ऑटोमोटिव में हम सिर्फ एक ही डोमेन के अंदर जो है वो पढ़ रहे होते हैं। लाइक वहाँ पे सिर्फ गाड़ियों से रिलेटेड या गाड़ियों की इंजन से रिलेटेड सिर्फ यही डिस्कस होता है ऑटोमोटिव में। जबकि मैकेनिकल में बहुत सारी डोमेन्स में हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। बताने का मकसद सिर्फ इंजीनियरिंग एक ही है, लेकिन इसके अंदर हम बहुत बड़ी फील्ड है, ये बहुत चीज़ों को पढ़ते हैं और आप किसी भी डोमेन को चूज़ करके आप उसमें जॉब गेट कर सकते हो। अच्छा, जॉब के हवाले से बात करूँ तो जॉब पाकिस्तान में गेट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ का बेड़ा गर्क है। इंजीनियर्स को जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। अगर मैं प्राइवेट कंपनीज़ की बात करूँ, तो प्राइवेट कंपनीज़ में आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जॉब मिलना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है और कॉम्पिटिशन की वजह से आपको आपको ऐसी स्किल्स डेवलप करना पड़ती हैं, जो कि ग्रेजुएशन में आप जैसा कि सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, तो ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपको वो स्किल्स भी डेवलप करना पड़ेंगी अपने अंदर। अच्छा, जॉब के लिए रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ, देन मैं आपको थोड़ा बहुत स्कोप के बारे में बात करते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, तो जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। जॉब कहीं भी करने जाते हो तो आपका पहला क्वेश्चन ही उनका ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है और आपने किस यूनि से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आपकी डिग्री लेवल किस लेवल पर है, आपकी डिग्री अच्छी है या बुरी है, यानी आपका रिजल्ट क्या है, यानी और आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़, ये सब चीज़ें उनके क्राइटेरिया में ऐड होती हैं। अच्छा, स्किल्स में आपके पास आपको सॉफ्टवेयर भी अब जो है वो वर्क करना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें किस तरह से वर्क कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैकेनिकल में यानी एनईडी में आपको सिखाए नहीं जाते, लेकिन आपको खुद वो उनको यूज़ करना पड़ेगा, उन पर काम करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा ग्रेजुएशन के साथ-साथ। सो गाइज़, जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है इंजीनियर को। ख़ास तौर पे उस वक़्त जब उसको बात की जाती है एक्सपीरियंस की, जब वो फ्रेश इंजीनियर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तो उसको एक्सपीरियंस की जब बात की जाती है, तो एक्सपीरियंस के लिए उसको थोड़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। 1 से 2 इयर्स तक वो एक्सपीरियंस के लिए कोशिश करता है, एक्सपीरियंस गेट करता है, एज़ अ वर्कर काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, आपकी डिग्री भी अच्छी है, तो एक्सपीरियंस लाज़मी है आपको। अच्छा, मैं जॉब्स के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान में जॉब्स का लेवल क्या है? पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ का बहुत बुरा हाल है। आप चाहें तो आप अपने पेरेंट्स या किसी बड़े से पूछ सकते हैं जिनको इंडस्ट्रीज़ के वगैरह के बारे में नॉलेज हो, या आप उन टीचर्स वगैरह से भी पूछ सकते हैं। लाइक एनईडी के टीचर से अगर आप पूछें तो वो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इंडस्ट्रीज़ किस लेवल में है पाकिस्तान की। अच्छा, जॉब्स में ऑफ़र करती है बाइको। बाइको एनईटी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब ऑफ़र करती है और बाज़ औक़ात तो स्टूडेंट्स खुद अप्लाई करते हैं बाइको पर। तो बाइको एक एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन फ्लूइड मशीनरी की तरफ आप जा सकते हो। यानी किसी भी डोमेन को आप चूज़ करना होगा जॉब के लिए। देन आप जा सकते हो पावर प्लांट्स की तरफ। तो आप ये किसी भी डोमेन को चूज़ करते हो सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताने का सिर्फ इस सब्जेक्ट को जो मैंने एक्सप्लेन किया था, बताने का सिर्फ मकसद ये था कि ये एक इतनी बड़ी फील्ड है, इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपको मल्टीपल डोमेन्स मिलेंगे जिसको आप चूज़ करके आप अपनी जॉब को गेट कर सकते हो। तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ का तो बहुत बुरा हाल है और जिसकी वजह से हम प्राइवेट की तरफ या दीगर
कंपनीज़ की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक एनईडी नहीं है जो मैकेनिकल इंजीनियर को प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं और जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन डेवलप होता है और स्किल्स जो है ना, क्राइटेरिया किसी भी कंपनी या किसी भी कंपनी की बात करूँ तो क्राइटेरिया फिर उसका चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाता है। जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा क्राइटेरिया उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ पाकिस्तान बात करूँ तो आपको जॉब्स मिलना बहुत ईजी है। इसकी एक वजह ये है कि वहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा अपडेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप पाकिस्तान में रहते हुए सीख नहीं सकते। वहाँ के सैलरी पैकेज पाकिस्तान के सैलरी पैकेज से लाख गुना ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। आपको वहाँ का लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से दूर होगे बस। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस तो आपको बाहर भी हासिल करना पड़ेगा और पाकिस्तान में रहते हुए भी हासिल करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के लिए तो आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, जिस तरह आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए हार्ड वर्किंग करोगे। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में बस यही आप लोगों से बताना था, आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था कि कोई भी फील्ड को चूज़ करने से पहले उसकी कंप्लीट बैकग्राउंड को कंप्लीट डिस्कस करना अपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, या अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो अपने ऐसे लोगों से कांटेक्ट करो जिन्हें उन फील्ड से रिलेटेड कुछ नॉलेज हो। तो पूरा बैकग्राउंड को आप स्टडी करो कि आप तो किसी भी फील्ड को चूज़ करने से पहले उसका बैकग्राउंड पूरा स्टडी करो। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।